हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया। आज हम एम्स नॉर्सेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या होगी और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी कट ऑफ है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे हमारी कट ऑफ डिपेंड करती है। सबसे पहले जो नॉर्सेट एम्स का एग्ज़ाम हुआ था इसमें अप्रोक्स 57,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। उनमें से कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ये तो नहीं पता, बट इतने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। तो टोटल सीट्स कितनी थी? 4029 सीट्स थी। टोटल 15 एम्स की सीट थी इसके अंदर। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम लेवल की तो ये ना तो ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, तो ये मॉडरेट लेवल ऑफ एग्ज़ाम था। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट की। तो ये जो एग्ज़ाम है ड्यू टू कोविड-19 2 शिफ्ट्स में हुआ था, मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसके ऊपर भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी बिकॉज यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद इसमें एम्स नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। मीन्स ओनली दिल्ली एम्स ही नहीं था, टोटल 15 एम्स थे। नेक्स्ट बात करते रिजर्वेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कट ऑफ को डिसाइड करने में। फर्स्ट यहाँ पे 80-20 रेशो लगा है। सेकेंड यहाँ पे कैटेगरी जो है उसका रिजर्वेशन था। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 0.33 नेगेटिव मार्किंग थी। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक एलिजिबल क्राइटेरिया जो है दिल्ली एम्स ने पहले ही सेट किया था, तो वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई भी स्टूडेंट पर्टिकुलर उन्होंने सेट कर दिया कि इस पॉइंट के बाद वो मार्क्स लाएगा तो ही वो मेरिट लिस्ट में आएगा और वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, अदरवाइज वो क्वालिफाई लिस्ट में नहीं होगा। तो जनरल या EWS की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने रखा था 50%, OBC का था 45%, SC और ST का था 40%। आई रिपीट, जनरल और EWS जो था उसका 50% यानी कि 50%, OBC का 45%, SC और ST का 40%। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तभी किया जाता है जब एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में हो, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि मॉर्निंग और इवनिंग एग्ज़ाम के जो लेवल होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इस बार जो नॉर्सेट हुआ था उसमें ये देखा गया था कि जो मॉर्निंग का एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा हार्ड था एज़ कम्पेयर टू इवनिंग, सो डैट कि अब जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये ना लगे कि हमारे मार्क्स कम आएंगे तो अच्छी रैंक जो है इवनिंग वालों की आ जाएगी। तो इस चीज़ को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इसमें परसेंटाइल निकाला जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वाला एग्ज़ाम है उसमें जो टॉपर है उसके 80% मार्क्स आए हैं, तो इस 80% को परसेंटाइल में कन्वर्ट करके इसको 100 परसेंटाइल बोला जाएगा। मीन्स इससे ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं आए, ठीक है। अब जो भी जिसके भी 80% से कम आएंगे तो उसको 100 से नीचे नीचे वैसे ही कैटेगराइज किया जाएगा, वैसे ही रैंक मिल जाएगी। और यही चीज़ सेम क्या होगी इवनिंग वाले एग्जाम में। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे कि एग्जाम इजी था तो 85% मान लो किसी के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो वहाँ पे 85 को 100 परसेंटाइल मिलेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों शिफ्ट के जो मार्क्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जिससे जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो मार्क्स का मार्जिन होगा वो इक्वल हो जाएगा। फिर इन दोनों कैटेगरीज को कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और अभी एम्स ने भी नोटिस निकाला था कि जो रिसेंटली एग्जाम हुए इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो ये उसी नोटिस का पिक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन कैसे होगा, जैसे कि टोटल सीट्स हैं 4000 के आसपास सीट्स हैं, तो जो दिल्ली एम्स है वो एक टोटल मेरिट लिस्ट निकालेगा जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया होगा, जो एम्स दिल्ली ने पहले ही सेट किया, जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर वो कैंडिडेट्स 4000 से ज़्यादा होते हैं तो एम्स क्या करेगा कि पहले जो 4000 स्टूडेंट्स हैं उनको मेरिट वाइज जहाँ पे भी जिन भी स्टूडेंट को या तो मेरिट वाइज या फिर जो उनकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो सीट्स स्टूडेंट्स ले लेंगे जिस भी इंस्टीट्यूट में चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट एम्स जोधपुर में जाना चाहता है, कोई भोपाल में जाना चाहता है, तो उस अकॉर्डिंग वो सीट ले लेंगे। उसके बाद जो बच्चे बचेंगे उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी अगेन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंस्टीट्यूट, देन सीट्स फिल की जाएंगी। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ, यानी कि जो 2019 की कट ऑफ थी
वो क्या थी, तो जनरल की 128 यानी कि 128 गई थी, ओबीसी की 122 यानी कि 122, एससी की 117 यानी 117 और एसटी की 113 यानी 113 गई थी। सो यहाँ पे बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फीमेल की। जैसे कि हमें पता है इस बार 80-20 है, तो मे बी ये विद टाइम चेंज हो जाए, बट अभी हम जो कट ऑफ बता रहे हैं वो 80-20 के हिसाब से बता रहे हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी कम जाने की उम्मीद है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 107 से 110 के बीच में जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 100 to 102, ओबीसी की 98 से 102, एससी की 94 to 96 और एसटी की 92 से 94। इसमें +2 या -2 पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है। आई रिपीट, जनरल की 107 से 110, ईडब्ल्यूएस 100 से 102, ओबीसी की 98 से 102, एससी की 94 से 96 एंड एसटी की 92 से 94। मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जैसे कि जनरल जो है, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनकी 113 से 115, ईडब्ल्यूएस की 105 से 107, ओबीसी की 108 से 110, एससी की 104 से 106 एंड एसटी कैटेगरी की 100 से 102। इसमें भी +2 और -2 होने की पॉसिबिलिटी है। सो नेक्स्ट कि ये जो रिजल्ट है ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अभी जो लिस्ट निकलती है उसमें हर इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स को ले लेता है जितनी की उनको रिक्वायरमेंट है, बट इन फ्यूचर अगर किसी इंस्टीट्यूट को दोबारा नर्सिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो दोबारा एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगा। इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो उनको क्या है, कॉल लेटर भेजेगा और अपनी सीट्स को फुलफिल कर लेगा। नेक्स्ट थिंग, अगर आपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया है अभी फर्स्ट लिस्ट में, तो अपनी होप को मत छोड़िएगा, बिकॉज मे बी पॉसिबिलिटी है अभी पूरा 1 साल है आपके पास, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए और आपको कॉल लेटर भी आ सकता है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।